नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त सी हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो 10 वर्षों तक इंडियन क्लासिकल ड्रामा के प्रोफेसर रहे हैं। आप 15 वर्षों तक चीफ ऑफ द रिपर्टरी भी रहे हैं। वर्तमान में आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अफसर हुसैन जी की। नमस्कार सर। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, भारतेंदु नाट्य अकादमी का, मिनिस्टर साहब का और जो भी इसके पदाधिकारी हैं, कि इस सारे माहौल में जब जिंदगी एक बिल्कुल सिकुड़ गई है, हम सब बंद कमरों में बैठ गए हैं, इस तरह का आयोजन करना बहुत बढ़िया है और हम रंगकर्मी के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, कुछ मैं अपने बारे में बताऊं, कुछ शेयर करूं, जो भी कुछ मैंने 30-35 साल के रंगकर में हासिल किया है। जी सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके बारे में जाने। सर, आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल स्वस्थ अपने घर पर होगा। बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं और मेरी पत्नी हम स्वस्थ हैं, और जो भी कुछ हमको खुद को ही अपनी रक्षा करना पड़ेगी। जी। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो अब चूंकि इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ, देखिए आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सब लोगों से बात कर रहे हैं, तो कुशल आपको खुद को रहना पड़ेगा, जी। है ना। तो हम सब कुशल हैं और व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक ड्राइंग एंड पेंटिंग का स्टूडेंट रंगमंच से कैसे जुड़ा? किससे प्रेरणा मिली और क्या ऐसी खास बात लगी जो वो रंगमंच की तरफ आकर्षित हुआ? देखिए, रंगमंच तो चित्रकला का तो शुरू से ही संबंध रहा है। जी। मैंने उदयपुर में जब एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया 78 में, तो उस वक्त मेरे जो पढ़ाने वाले थे, बहुत, उदयपुर यूनिवर्सिटी से किया मैंने फाइन आर्ट में, थिएटर वहां पर होता था, हमारे जो कुछ प्रोफेसर थे वो थिएटर करते थे। तो एनुअल फंक्शन में मैंने शुरू किया, और मैं शुरू से बहुत बहुत चीजों में एक्टिव रहता था, स्पोर्ट्स में भी, पॉलिटिक्स में भी। और मैं शुरू में मोनो एक्टिंग किया था, अभिनेताओं की आवाज निकाला करता, है ना, क्या बात। जैसे कॉलेज जी। में होता है, और बड़े मतलब तालियां बजती थी। और खैर फाइन आर्ट कर लिया हमने, और बाद में फिर बहुत सारी एग्जीबिशन की, पढ़ाया भी। लेकिन वो मोनो एक्टिंग वगैरह चलता रहा स्टेज पे। तो एक हमारे गुरु थे, मंगल सक्सेना, उदयपुर के बहुत बड़े कवि थे। तो उन्होंने कहा है, तुम अपने टैलेंट को ये क्या कर रहे हो, थिएटर से जुड़ो। तो हमने कहा, ये भी तो थिएटर ही है सर। कि नहीं नहीं, ये थिएटर नहीं है, जरा सा पर्पसफुल कुछ होना चाहिए, बढ़िया कुछ काम करो। तो हम जुड़ गए। मैंने कहा चलो यार, शाम को बैठेंगे। तो वो शाम को हम उनके साथ बैठते थे, 4-5 लोग बहुत इकट्ठा हुए, और उन्होंने कहा कि देखो, मैं 1 साल तक नाटक नहीं करूंगा। मैंने कहा यार कमाल है, आप बोल रहे हो कि नाटक से जुड़े और आप बोलते हो कि 1 साल तक नाटक नहीं करोगे। बोला नहीं, पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, शाम को डिस्कशन करेंगे। तो मुझे चूंकि वो बहुत ही अच्छे लगे, आकर्षण था, बात बहुत अच्छी करते थे, विद्वान थे, कवि थे। तो हम लोग सब शाम को 3-4 हमारे जो मित्र थे, हम बैठते थे। 1 साल तक खूब पढ़ाई की हमने, जितने भी जो नटरंग बड़ा उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था, और उस वक्त काफी लोग आते थे, कारण जी के बारे में जानना, अलकाजी जी के बारे में जानना, राज बसुरिया जी के बारे में जानना, है ना। ऐसे बहुत
फिर नाटक एकेडमी के बारे में जानना, भारतेंदु नाटक अकादमी और भी जो अलग-अलग संस्थाएँ थी, वहाँ जानने का मौका मिला और 1 साल के बाद फिर हमने काम शुरू किया और सबसे पहले भारत रत्न भार्गव जी को बुलाए जो संगीत नाटक अकादमी सेंटर में ड्रामा सेक्रेटरी थे और उन्होंने ये नाटक किया। बस वहाँ से फिर ये लत लग गई और चूँकि मैं अच्छा एक्टर था, बाद में मुझे लगा कि डिज़ाइनिंग भी करना चाहिए। फिर बाद में एक्टिंग और पेंटिंग का तो बड़ा संबंध समझ में आया कि अरे यार! बड़े-बड़े जो है वो डिज़ाइनर हुए, वो सब पेंटर हैं। इवन अलकाज़ी साहब बहुत अच्छे पेंटर है ना? हमारे इधर मराठी के है ना अमोल पालेकर जी बहुत अच्छे पेंटर हैं। एक्चुअली क्या है कि रंगकर्मी पेंटर और कुक दोनों होता है। है ना? क्योंकि जी। हम तो कुक हैं, सामान लाते हैं, वो संस्कृत में एक है ना कि भावानुभूति और रसानुभूति। हम सामान इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं और रस की अनुभूति दर्शकों को होती है। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई, फ्रीलांस करता रहा, राजस्थान संगीत अकादमी के बहुत सारे वर्कशॉप किए। मेरे स्टूडेंट एनएसडी में चले, है ना? अशोक कुमार जी भाटिया जो यहाँ पर काफ़ी आते हैं, वो मेरे स्टूडेंट थे और भी मेरे स्टूडेंट थे जो एनएसडी में चले गए। तो कारंजी जी से एक बार मुलाकात हुई, उदयपुर में आए और उन्होंने कहा कि तुम अगर रंगमंच करना चाहते हो, तो प्रोफेशनली कुछ तो तुमको करना पड़ेगा। तो तुम एनएसडी क्यों नहीं जॉइन कर सकते हो? मैंने कहा साहब करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने फॉर्म भरा और सिलेक्शन हो गया और हमारे जो उस वक़्त के जो मेरे क्लासमेट थे सलीम आरिफ, आपके यहाँ के हैं, सीमा विश्वास जो बैंडेड क्वीन में बहुत प्रसिद्ध जी। थी, चंद्रमोहन जी जो यहाँ के ही हैं, जी। सुरेश शर्मा मेरे जूनियर थे, जो अच्छा। आजकल डायरेक्टर हैं एनएसडी के और बहुत सारे लोग थे। सो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और एनएसडी में आ गए और शुरू-शुरू में आपको मालूम है कि जब एनएसडी में मतलब मेरे जो स्टूडेंट थे वो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में आ गए तो मैं फर्स्ट ईयर में। क्या बात! तो लेकिन मैंने कहा यार कि नहीं, ज़ीरो से ही शुरू करनी है। अगर आपको यहाँ पर सीनियरिटी मतलब आपको लगा कि आप सीनियर हैं तो कुछ सीख नहीं पाएँगे। तो मैंने जो भी कुछ पिछला जो मैंने बहुत काम किया था 4-5 साल, नटरंग में बहुत छपा हूँ मैं एनएसडी आने से पहले। तो मैंने ज़ीरो से एनएसडी में शुरू किया। बहुत पढ़ाई की, लाइब्रेरी होती थी, देखने को बहुत मिलता था। अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर के साथ मैंने काम किया। निभा जोशी, एचवी शर्मा जी, रीटा कोठारी जी, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन और उसके बाद में मतलब है ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर हुआ, थर्ड ईयर में ये हुआ कि मतलब मेरे अच्छे नंबर आते थे तो सेकंड ईयर के बाद में जब स्पेशलाइजेशन होता है तो उसमें एक डायरेक्शन जो एक विषय है वो अच्छे लोगों को मिलता है। चूँकि हम अच्छे लोग थे, लेकिन मैं डायरेक्शन में नहीं आना चाहता। सब लोग बड़े नाराज़ हो गए कि यार कमाल है इतने अच्छे हो तुम और पेंटर भी हो, डिज़ाइनर भी हो। मैंने कहा कि उस वक़्त डायरेक्टर शाहजी थे उस वक़्त डायरेक्टर हमारे। अच्छा। हाँ, सो मैंने कहा कि सर अगर मैं डायरेक्शन में आ गया, तो बस इंटेलेक्चुअल बन के रह जाऊँगा। किताबें पढ़ूँगा, बड़े-बड़े मतलब बातें करूँगा, डायरेक्शन ऐसा खराब नहीं है। मैंने कहा मुझे एक्टर बनने दीजिए, मैं फिट होऊँगा, अपने पर काम करूँगा, अभिनय सीखूँगा। सो मैंने अभिनय लिया और अच्छे-अच्छे नाटकों में काम किया। बड़े-बड़े बाहर के डायरेक्टर के साथ काम किया। रशोमन में आया जो अमेरिकन डायरेक्टर थे। शाहजी के साथ में संस्कृत नाटक किए और संस्कृत नाटकों का मुझे यहाँ से शौक लग गया। मैंने संस्कृत चूँकि मेरा विषय था एक्चुअली स्कूल में, कॉलेज में भी मेरा जो ग्रेजुएशन में मेरी संस्कृत भाषा थी। तो मैंने संस्कृत में जो है नाट्यशास्त्र पे बहुत काम किया, सीखा वहाँ और मेरा अपना ये एक विषय बना दिया। उसके बाद जब पास आउट किया मैंने, पास आउट करने के बाद में मुझे एक ना हम लोग उस वक़्त शुरू हुआ था, जी। है ना? दूरदर्शन पर। दूरदर्शन पे।
और हम पास आउट हुए तो हम 4-5 लोगों को बुलाया था, मैं, रेणुका इसरानी जो महाभारत में काम करती थी, सीमा विश्वास, और ये कहा गया कि भई आप अच्छे एक्टर हो और हम एक ये जो है दूरदर्शन का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और जो है इसको सोप ओपेरा बोलते हैं, तो समझ में नहीं आया कि यार ये क्या सोप ओपेरा है? एक्चुअली कुछ कांसेप्ट ही नहीं था उस वक़्त ना, कि आपको सबको हम लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और ₹500 मिलेगा आपको, मतलब महीने का कुछ ऐसा। और दूसरी जगह आप काम नहीं कर सकते और गारंटी नहीं है कि मतलब ये सोप ओपेरा जो सीरियल है चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है। और उस वक़्त फेलोशिप मिलती थी पास आउट होने के बाद में, तो उस वक़्त मुझे महीने के ₹800 फेलोशिप का ऑफ़र आ गया था, ₹800 मिलती थी। एक टाइम इसे ₹800 इज़ वेरी गुड, ₹300 स्कॉलरशिप होती थी हमारी, है ना? जी। उसमें हॉस्टल वग़ैरह, खाना-पीना सब हो जाता था। क्योंकि बाकी चीज़ों का काम ही नहीं मिलता था। आप समझिए कि एनएसडी में सुबह 5 बजे से लेके और रात को कब तक खत्म होगा कुछ मालूम नहीं। समय जी। नहीं मिलता, है ना? तो हमने कहा कि नहीं, हम ये दूरदर्शन का हम लोग नहीं करेंगे और फेलोशिप की मैंने, और मैंने साउंड ऑफ साइलेंस पे काम किया। जो डेफ थे, इट्स नॉट अ सोशल वर्क की तरह काम नहीं किया। उनकी भाषा, उनकी जो ये था, और उस वक़्त बड़ा अच्छा था कि पीटरबर्ग जी आए थे और उनके साथ मैंने हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था, यूनिवर्सल साइंस लैंग्वेज पे। ओके। वो यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज जो पूरी आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, हर आदमी समझ सकता है, और वो कॉमन है। भाषा मैंने इन डेफ लोगों पे देखी। तो दिल्ली में मैंने काम शुरू किया और एडल्ट लोगों के साथ काम किया मैंने। भाषा सीखना पड़ी। एक वाकया मुझे आज भी याद है कि हम तो बोलने वाले लोग हैं ना, एक्चुअली बोलने वाले और नहीं बोलने वालों की एक दुनिया होती है। वो आपको उनको लगता है कि ये हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं। विश्वास हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के साथ। भाषा सीखी, एनएसडी में रिहर्सल, महर्षि साहब उस वक़्त डायरेक्टर आ गए थे, शाहजी चले गए थे उस वक़्त, जी। मोहन महर्षि। महर्षि जी। जी। तो हमने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि फेलोशिप कर रहे हैं, हमें रिहर्सल की जगह दे दीजिए। सो उन्होंने माँग नहीं, 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 उस तरह से मतलब हम देते नहीं हैं किसी को जगह। तो रविंद्र भवन में नीचे एक कैंटीन चलता था, अगर आपको पुराना, उस कैंटीन के बाद में उनसे बात की और उन्होंने शाम को तैयार हो गए। और डेफ एसोसिएशन थी, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आपका काम थोड़ा-सा देखेंगे हम 5 लोगों को आपको देते हैं। तो 5 एडल्ट लोगों को दिए। उसमें एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, एक पेंटर था, एक दर्जी था। ऐसे एडल्ट लोगों के साथ में आई स्टार्टेड माय वर्क एक्चुअली। एक हमारे गुरु थे सहगल साहब, वो कोशिश में कंसल्टेंट रहे थे उस पिक्चर में। उन्होंने बहुत गाइड किया और धीरे-धीरे तो एक वाकया मुझे याद है कि आज भी इंडिया गेट पे मुझे कहा कि आप आइए, एक पिकनिक है हम लोगों की। आप समझिए कि 1000 डेढ़ हज़ार डेफ उस एक वहाँ पर एक पिकनिक में हैं। औरतें, लड़कियाँ, बच्चों का अलग ग्रुप जो खेल रहे हैं, बड़े पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि साउंड रुक गया है। मतलब अच्छा। पागल हो जाएँगे आप कि 1000 डेढ़ हज़ार आदमी सिर्फ़ इशारों में बात कर रहा है। यंग जो लोग हैं वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और जो स्त्रियाँ हैं जो वो अपने मतलब कुकिंग के बारे में, स्वेटर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में बात कर रही हैं। बड़े लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि आप दिस इज़ मतलब मेरे लिए एक नया था ये। बिल्कुल। यार कुछ भी नहीं है और सारा का सारा माहौल, मैं बहुत ही मतलब पागल हो गया। और इनके साथ जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था कि बाहर आकर मैं शाउट करूँ, है ना? इतना। खैर काम किया, एक शो किया, 3 लोगों को लेके एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया। एनएसडी में उसका शो हुआ और सब लोगों को बहुत पसंद आया। इरफान उस वक़्त आ गए थे वहाँ पर। इरफान उन्होंने देखा और बोले, "अफ़सर भाई कमाल है आप तो, मैं तो आपका गुरु हैं आप।" इरफान मेरा जूनियर था एक्चुअली, वो एक वर्कशॉप में भी जयपुर में वो मेरे साथ था। अच्छा। और आलोक चटर्जी उस वक़्त उस ना में थे मेरे जूनियर, ये देखने आए थे। आलोक चटर्जी हैं, विपिन जो अभी सिक्किम के डायरेक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे उस वक़्त जो उन्होंने शो देखा। अनुराधा कपूर जी बहुत अ, जो है प्रभावित हुई। तो मुझे फिर महर्षि जी ने कहा, यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा काम है, चलो हम तुमको स्पेस दे देंगे। तो नीचे एक सर्कुलर यूनिट था, मुझे वहाँ पर रिहर्सल का
मिल गया। और बाद में मैंने एक फुल फ्लेश शुरू किया प्ले, और वो था विजयदान देता की खातीला चोर, चरणदास चोर। जी। एक्चुअली वो कहानी है, राजस्थानी कहानी है खातीला चोर, बाद में उसमें उन्होंने उसका नाटक बनाया है। तो मैंने उनके साथ काम शुरू किया, 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था, और हमने इसको चारों तरफ ऑडियंस बिठा के इसके शो किए, और पहली बार हिंदुस्तान में प्रगति मैदान में नाट्य नेशनल जो नेशनल थिएटर फेस्टिवल में इस डेफ थिएटर को एंट्री मिली, फर्स्ट टाइम मतलब। और उसमें देखने वाले थे, उसमें था रतन श्याम जिन्होंने देखा, और जब वो डायरेक्टर होके आए एनएसडी में, तो एक टाइम्स मैगजीन में उनका एक इंटरव्यू था, जिसमें उस वक्त 2000 में एक टाइम्स मैगजीन और अलग-अलग फील्ड के लोगों से पूछा था। तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने मेरा नाम मेंशन किया था कि वो जो है डेफ के साथ में जो काम कर रहे हैं, मैं तो पागल हो गया उनके काम से। तो बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो है ना, दिल्ली में जो है एक रेपर्टरी आई थी, यूएसए की रेपर्टरी है, रेपर्टरी फॉर डेफ लोगों की, नेशनल रेपर्टरी फॉर द डेफ आर्टिस्ट। दे आर प्रोफेशनल रेपर्टरी, बड़े लोग हैं, वो टूर कर रहे थे पूरे इंडिया में, शिरान सेंटर में उनका परफॉर्मेंस थी, और मिड साइड ड्रीम उन्होंने किया था अच्छा। शेक्सपियर का, जी। डेफ डेफ लैंग्वेज में, और उन्होंने उन्हीं को हमारा प्ले भी दिखाया गया, ये जो नाट्य शास्त्र की मुद्राओं पे आधारित था। मैंने तो मुद्राओं का भी यूज किया था इन डेफ के साथ, वो बहुत प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने मुझे वहां पर कहा कि हम आपको बुलाएंगे, 1 महीने हमारे साथ वो काम कीजिए न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने मुझे बुलाया 2-3 साल के बाद में, मैं 1 महीने उनके साथ काम करके आया, और एक प्ले किया उनके साथ में, उन लोगों के साथ में। ब्रॉडवे थिएटर देखने का मौका मिला। उसके बाद दिल्ली आ गए। एक उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी ने ये यंग डायरेक्टर स्कीम शुरू की, तो मुझे उसमें चयन किया गया, और टीडो राव मैंने उठाया। विजयदान देता की कहानी है टीडो राव, और इसको मैंने लखनऊ में भी किया जब मैं वर्कशॉप ले रहा था, गोरखपुर में भी किया जब रस्तोगी जी वहां पर थी, और इसके आज तक 25 साल से ये नाटक विभिन्न भाषाओं में हुआ है। क्या बात है। लखनऊ में भी हुआ है, टीडो जी। राव, जी। है ना। और लास्ट टाइम मैं बेंगलोर में किया था, बहुत फेमस संस्था है, वहां पर टीडो राव किया कन्नड़ में, और किताब छपी कन्नड़ में। अच्छा। ये भारत रंग महोत्सव में आया है, जश्न बचपन में आया है, कोंकणी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, कई भाषाओं में उसका 25 साल से ये नाटक हो रहा है। मैंने इसका नाट्य रूपांतर। अच्छा। देन उसके बाद एनएसडी करने के बाद में यात्री के ग्रुप है दिल्ली का बहुत फेमस, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, पता नहीं उन्होंने कैसे काम देखा, क्या नहीं हुआ, जस्ट पास आउट किया था एनएसडी, कि आपको ये कहना, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कुछ प्रोजेक्ट मिला था, वो इंग्लिश प्ले करते हैं लेकिन हिंदी प्ले करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी इस पे था। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उनकी ये शर्त थी कि दिल्ली के बेस्ट एक्टर को लेना पड़ेगा। सो मेरे लिए तो ये था यार कि मतलब जस्ट आज पास आउट, हम्म। और मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कुछ देर तक किस्सा आता है, वहाँ ये प्ले किया, और रिहर्सल शुरू की। जब पहले दिन रिहर्सल शुरू की, तो ज़ाहिर और बड़े-बड़े जो दिल्ली के लोग थे, हमारे जो प्रोफेसर जो कल तक मुझे मेकअप पढ़ाते थे, सुधीर कुलकर्णी सर, बहुत अच्छे एक्टर थे वो, राजभोर के बैच के, वो मेरे एक्टर थे। अब मुझे पहले दिन मतलब मैं कैसे उनको डायरेक्ट करूँ, जो मेरे कल तक गुरु थे, ये सीनियर लोग हैं। मैं तो बिल्कुल पास आउट किया हूँ, फ्रेश हूँ अभी तक। तो कुलकर्णी जी ने कहा कि बेटा, ये जो सामने बैठे ना, तुझे खा जाएंगे, तू भूल जा कि तू जो है नया है, छा जा इन पे, छा जा। देन आई स्टार्टेड, और वहीं मेरी मुलाकात अ, जो फीमेल में थी, ममता जी से हुई, जो मेरी अभी वाइफ है। वो अच्छा। कथक केंद्र में थी, बिरजू महाराज से वो सीख रही थी, और हमारे एनएसडी में और कथक केंद्र में बहुत बहुत जोड़े बने हैं। मेरी मिसेज मनोहर सिंह की भांजी थी, मनोहर सिंह उनके मामा थे, सगे मामा मनोहर सिंह। तो शादी कर ली उसके बाद में हमने, और
ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी तो होती है, लेकिन शादी कर ली हमने। और मनोहर सिंह भी खुश थे कि चलो कम से कम लड़का अच्छा उन्होंने पूछताछ की। तो मनोहर सिंह जी के बारे में मतलब मेरे आइडियल थे वो। अलकाजी के साथ में फिर बहुत कुछ जानने का। अलकाजी जी जो थे वो मेरी मिसेज को अपनी लड़की मानते थे और ये कहते थे तुम कथक नहीं एनएसडी में आना चाहिए था। खैर, दिल्ली की यात्रा उस वक्त ना बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी थी, लोग बाग बंबई की ओर जा रहे थे। बहुत मुश्किल था, स्ट्रगल था, मतलब एक्चुअली नाटक में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। एनएसडी के लोग जा रहे थे, एनएसडी के लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं करता था, है ना। लेकिन मैं डटा रहा। मुझे जो है फिल्में मिली और बहुत बार फिल्में मुझे छोड़नी। प्रकाश झा की एक फिल्म मिली थी, परिणति। विजयदान देता की एक उपन्यास है, परिणति मिली थी। उसमें जोसलकर जी थे, उत्तरा सीकरी जी थे। उन्होंने उसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था और उस वक्त प्रकाश झा की वाइफ भी थी उस वक्त साथ में। जब कास्टिंग हुई तो उन्होंने ये कहा था कि आपको हम 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर देंगे। तो अचानक उनका एक फ़ोन आ गया कि नहीं है जो है आपको। और वो प्रकाश झा जो है वो अ, लोकाल में ले जाके 1 महीने रिहर्सल करते हैं और 1 महीने शूटिंग करते हैं। उनका ये प्रोसेस है। तो अचानक मेरे पास आए, मैसेज आया कि भई आपको कल जाना है और बीकानेर डेज़र्ट में शूटिंग थी। मैं जी। उस वक्त फाइन आर्ट कॉलेज का एक वर्कशॉप कर रहा था, जिसके 4-5 दिन के बाद में शो होने वाले। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी सर, क्योंकि मेरा ये कमिटमेंट है थिएटर। मेरे कलीग बहुत नाराज़ हुए, है ना? कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, ये थिएटर-वेटर कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, आप सब लोग जा रहे हो, अगर मैं चला गया तो फिर हम लोग बदनाम हो जाएँगे। देन आई रिफ्यूज़्ड। मैंने मना कर दिया। वहाँ से मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हालाँकि मीडिया में काम किया, फ़िल्में भी की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थिएटर नहीं छोड़ूँगा मैं अब, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने फ्रीलांस किया, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे नहीं लगा कि मतलब थिएटर में स्ट्रगल है। 5-6 साल तक दिल्ली में बहुत काम किया, अलग-अलग। अनुराग जी कपूर के साथ किया, कीर्ति जैन जी के साथ काम किया, डिज़ाइनिंग की। देन उसके बाद में वेस्ट ज़ोन कल्चर सेंटर जब बने ये सारे, तो उदयपुर में रेपटी बनी और पूछा गया कि भई कौन-कौन किसको। उस वक़्त अदिति मेहता एक यंग आईएएस ऑफिसर थी, शांति निकेतन की प्रोडक्ट थी। तो मेरा नाम ऑफ़र हुआ कि भई ये उदयपुर के भी हैं, बुलाया गया, हम मिले। तो मैंने उनसे ये उस वक़्त हम बहुत अगेंस्ट थे एक्चुअली इन सब कल्चर सेंटर। क्या है मतलब गाने-बजाने, ये थिएटर का काज कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं गया उनके साथ, में मिसेज़ भी थी मेरी, हमने बातचीत की। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रैवल रेपटी वहाँ की भील है, उनको लेके हमने रेपटी शुरू की और बहुत काम किया। गोविंद दास जी हमारे यहाँ पर जो डिज़ाइनर के एनएसडी में पढ़ाते थे, उनको बुलाया। मेरे बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वहाँ पर फिर मैंने उनको एक ही बात की कि मैडम एक बात है कि मैं आपका ये जो जितने भी जो आपके फेस्टिवल होते हैं इधर-उधर भागना, करना, वो नहीं है। मैं सिर्फ़ थिएटर करूँगा और ये मेरे जो रेपटी के जो ट्राइबल हैं, अनपढ़ हैं, ट्राइबल भील, ये सुबह से लेके शाम तक जो है इनकी ड्यूटी होगी, इनको सैलरी मिलेगी। काम शुरू किया, बहुत प्ले किए, सारी जगह पूरे इंडिया में घूमे उनके नाटकों को लेके। और बाद में उनका अदिति जी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा आईएएस ऑफ़िसर आए। तो वहाँ मतलब उनको लगता था यार क्या ये जो है तुम सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हो और जो 1-1 महीने लगाते हो, 1 ही महीने में नाटक तैयार करते हो। ये जो ट्राइबल हैं ये इनको मतलब वहाँ पर लगा दो काम करने के लिए। वो शिल्पग्राम हमने बनाया है, वहाँ पर वो सफाई करेंगे। अरे मैंने कहा ये एक्टर हैं। ख़ैर, मेरी मिसेज़ भी यहाँ पर कथक गुरु थी। तो उस दौरान गोवा में जो है नाट्य विद्यालय शुरू हो गया। गोवा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था एक्चुअली, कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि 1961 में तो आज़ाद हुआ गोवा। 500 साल तक पुर्तगीज़ के वहाँ पर राज रहा है। तो ड्रामा स्कूल जब बना, जोसेलकर जी 1986 में, विजय मेहता और कमलाकांत सोंडके और बहुत सारे लोग थे, अमल पालेकर जी वगैरह जिस कमेटी में। तो उस वक़्त चूँकि नई-नई सरकार थी मतलब एक्चुअली 90 में, स्टेट बन गया था। पहले यूटी था, बाद में स्टेट बन गया।
तो उनको लगता था कि जो भी कुछ एनएसडी में वो गोवा में शुरू किया गया, तो एनएसडी में मतलब गोवा में क्यों नहीं ड्रामा स्कूल खोला जाए एनएसडी की तर्ज से। तो जोसलकर जी हमारे उस वक्त रेपटी में काम करते थे, सीनियर थे, और उनकी पत्नी पद्मश्री जोसलकर जो मेरी क्लासमेट थी, उन दोनों को बुलाया और मुझे भी 90 में ऑफर किया गया कि आप, तो चूंकि मैं हमेशा थिएटर में जुड़ना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, स्टूडेंट के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता था। आप फ्रेश होते हो, आप सीखते हो एक्चुअली। तो 90 में ज्वाइन कर लिया, हम लोग गोवा आ गए, मेरी मिसेज भी यहाँ पर आ गई, और फिर ये हुआ कि यहाँ से हमारी यात्रा जो फिर शुरू हुई है। 90 में ज्वाइन करने के बाद में एनएसडी ने मुझे बहुत वर्कशॉप दिए, गोरखपुर गया, लखनऊ में जब वर्कशॉप किया तो उस पर नागर साहब हुआ करते थे, पुरानी संगीत नाटक एकेडमी का बिल्डिंग थी, हम वहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे, है ना। निर्मल पांडे जी उस वक्त मेरे साथ थे, म्यूजिक कर रहे थे, क्योंकि बैंडेड क्वीन रिलीज नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था यार अफसर भाई मुझे बुला लो, पता नहीं मतलब क्या होगा भविष्य का, है ना। शेलके जी थे, और बहुत सारे लोग थे, सुरेश जी मेरे असिस्टेंट थे वहां पर, सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा बहुत सारे, बहुत मेरे प्रोजेक्ट में असिस्टेंट रहे, गोरखपुर में भी रहे। यहाँ हमने प्ले किया, और नगर जी बड़े अच्छे थे। उस वक्त आपकी नई बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त, तो वहाँ चित्रा जी से भी मुलाकात हुई थी हमारी, और हम वही वर्कशॉप वही होता था उस बिल्डिंग में जो नई बन रही थी, अच्छा, गोमती में। हाँ, गोमती नगर। हाँ जी। तो जी। वहां पर है ना काम किया, फिर गोरखपुर मैडम रस्तोगी के साथ काम किया। उसके बाद मैं ना बहुत सारी जगहों पे मैं एनएसडी के वर्कशॉप लेता रहा, गेम डायरेक्टर एज ए, है ना। पूरे इंडिया में मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ मैंने काम नहीं किया है। और यहाँ पर मैं 10 साल तक जो है पढ़ाता रहा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, डिजाइनिंग, बहुत नाटक किए मतलब। और हमने गोवा का, अगर आपको गोवा, आपको लगता है कि गोवा गोवा मतलब बीच है, मस्ती है ना, कार्निवाल है, खाना पीना, मजे करना, जी। ये एक गोवा के बारे में एक लोगों की धारणा है। मुझे भी जब मैं यहाँ पर आया तो लगता था यार क्या है, मतलब एक छोटा सा टापू है, क्या है। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ की जो परंपरा है, जो नाटक की परंपरा है, यहाँ के जो लोक नाट्य, जागर, पेरनी जागर, दशावतार, यहाँ का जो उत्सवी रंगमंच कहलाता है, जो गांव-गांव में होता है, और उसमें मंदिर के सामने भगवान की जब पालकी उतरती है और मंदिर के सामने उस भगवान जी को बिठाया जाता है और सामने स्टेज बनाया जाता है, एक 7 दिन का 10 दिन का प्रोग्राम होता है, भगवान जी भी देखते हैं, नाटक होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है। गांव-गांव में यहाँ पर, क्योंकि गोयन जो है, गोवा का मतलब होता है, गोयन मतलब गांव। गांव बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोग बाग सब गांव में रहना चाहते हैं, गांव में सारी सुविधा है गांव में, जो शहर में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े जो स्टार हैं, वो सब गांव में रहते हैं। मैं यहाँ पर जो रहता हूँ उसमें मेरे आसपास बहुत सारे स्टार लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ 4 से 5,000 नाटकों की परफॉर्मेंस होती है हर साल, क्या बात है। है ना। उत्सवी रंगमंच बोलते हैं उनको, जी। गांव-गांव में, है ना। मराठी नाटक, मराठों की बहुत, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत इसके प्रभाव रहा है, यहाँ के मराठी नाटक भी होते थे, संगीत नाटक बहुत होते थे। किर्लोस्कर, उन्होंने मराठी शकुंतलम मराठी में लिखा, है ना। बाल गंधर्व रोल करते थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर हुए हैं यहाँ पर, डायरेक्टर हुए हैं। देन उसके बाद कोंकणी थिएटर भी बहुत यहाँ पर, जो यहाँ की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, बहुत एक्सपेरिमेंटल काम हुआ। तो इन सबको देखते हुए लेकिन कहीं न कहीं लगता था कि प्रोफेशनली मतलब कमी है। तो यहाँ पर 3 साल का ड्रामा स्कूल खोला गया कोर्स, ताकि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। जब ड्रामा स्कूल खुल गया तो बाद में लगा कि अब यहाँ के जो पास आउट हैं, उनको कुछ तो प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए ना, क्या करेंगे वो? तब रेपर्टरी शुरू की, 1993 में रेपर्टरी शुरू की गई। एनएसडी से मिस्टर मराठे जी थे जो यहाँ के ही थे, उनको रेपर्टरी चीफ यहाँ पे बनाया गया। मनोहर सिंह जी ने सिलेक्शन के लिए वो आए, आर्टिस्टों का सिलेक्शन किया गया,
और इस तरह से रेपर्टरी की यहाँ पर शुरुआत की गई। बहुत सारे लोग आए, बनारसी जी पूना के जो एनएसडी के बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो आए, बहुत लोगों को बुलाया गया। और इस दौरान ड्रामा स्कूल और रेपर्टरी के लिए जितने भी लोग थे, कारंद जी, अलकाजी जी, एचपी शर्मा, है ना, और रोबिन दास और अमाल अलाना, निसार, जितने भी जो डिजाइनर एक्टर, उन सबको यहाँ पर क्लासेस के लिए बुलाया गया, क्या बात। फैकल्टी के लिए, सर क्योंकि ये हम तो 3-4 बात लोग हुई थे। आपकी गोवा तक की यात्रा की, कि कैसे हाँ आप जी, गोवा तक पहुंचे और आपने वहां पर काम शुरू किया। इसके साथ हाँ ही जी, आप लेखक भी रहे हैं, आपने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में नाटकों का अनुवाद किया है, तो उसकी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। रुझान कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी बताएं। मेरा रुझान कैसे हुआ कि जब मैं ड्रामा स्कूल में जब पढ़ाता था, है ना, जैसे आपको मालूम है कि अभी हिंदी नाटक बहुत कम मिलते हैं, है ना, हम्म, हम्म, लिखने वाले उस तरह से नहीं रहे। लाल जी चले गए, उन्होंने तो थोकबंद नाटक लिखे, मोहन राकेश थे, है ना, और भी हमारे पास जो अलग भाषाओं के आते थे, गिरीश कर्नाड या विजय तेंदुलकर या बादल सरकार या और भी। तो मुझे, क्योंकि स्टूडेंट के साथ जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था, तो ये देखना पड़ता था स्टूडेंट किस तरह से, मतलब उनको नाटक चाहिए, कितने संख्या में है, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, है ना, ये आपको देखना पड़ता है जब आप एक प्ले उठाते हैं। हम्म, तो मैंने धीरे-धीरे इंग्लिश नाटकों का ट्रांसलेशन शुरू किया, एडॉप्ट करना शुरू किया। व्यू फ्रॉम द ब्रिज, कई मराठी नाटकों का किया। और चूँकि आप नवीन सृजन कर रहे हैं, एक्चुअली जब जब आप एडॉप्ट करते हैं या अनुवाद करते हैं किसी नाटक का, तो कहीं न कहीं आप एक तरह से लेखक हो जाते हैं ना उस वक़्त, जी क्योंकि वो जी। अपनी भाषा है। तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखना जब ये सारा शुरू किया, कई कम से कम 40-50 नाटकों का अनुवाद किया मैंने अलग-अलग भाषाओं में। तो मुझे कहा कि लिखना चाहिए मैं। और यहाँ पर जो है, एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर कला अकादमी ने, यहाँ के कॉम्पिटिशन करते हैं कला अकादमी, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, एमेचर संस्थाओं के यहाँ पर मराठी में, कोंकणी में, इंग्लिश में कॉम्पिटिशन होते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर नाटकों की जरूरत, तियात्र यहाँ पर एक कॉमर्शियल फॉर्म है जो 110-15 साल हो गए उसको। 80-60 में वो बॉम्बे में शुरू हुआ था वो नाटक, है ना, इटालियन बुर्गो के नाम से, इटालियन लड़का। और वो तियात्र एक इटालियन शब्द है। उसके यहाँ पर 35 ग्रुप हैं जो सरवाइव करते हैं, स्टार, एक एक दिन में 3-3 4-4 शो होते हैं, एंड दे अर्न मनी। टिकट नहीं मिलता है यहाँ पर। दूसरा ये कि हर जिले में, हर शहर में एक रविंद्र भवन है, फुल फ्लैश ऑडिटोरियम। वाह। कला अकादमी का तो है ही। जी। कला अकादमी के जो अपने उसमें ब्लैक बॉक्स है, ओपन एयर 2 हैं और भी छोटे छोटे, लेकिन हर एक जगह, क्योंकि नाटक यहाँ पर जिंदगी से जुड़े हैं। कोई मिनिस्टर या एमएलए अगर नाटक में काम कर रहा है तो वो उसको, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो जीतेगा। अच्छा। समझे ना। हमारे जो अभी, अब जो हमारे यहाँ के अभी जो कल्चर मिनिस्टर है, यंग है, वो खुद नाटक करते हैं। अच्छा। अभी शिवाजी का रोल किया उन्होंने। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है, एमएलए है, वो डायरेक्ट नाटकों से जुड़े हुए हैं। तो त्यात्र एक ऐसी फॉर्म है, कोंकणी है, कैथोलिक लोग करते हैं उसको। अभी तो वो हिंदू लोग भी आ गए, थोड़ी सी उनकी अलग होती है भाषा, रोमन इंग्लिश में स्क्रिप्ट होती है। और उसका फॉर्मेट जैसे संस्कृत नाटकों का जो स्ट्रक्चर है, कि पूर्व रंग होगा, प्रस्तावना होगी, फिर मेन नाटक, फिर भरत वाक्य होगा। तो इसमें भी उनके जो है वो अलग अलग पेंटेड कर्टन यूज करते हो, ऑर्केस्ट्रा का यूज किया जाता है। और हर सीन के बाद में जब पर्दा गिरता है, तो बाद में एक ऐसा 2-3 लोग मिलकर कुछ कॉमेडी करते हैं जिसका नाटक से कोई संबंध नहीं होता है, इंटरटेनमेंट, है ना। और वो बड़े कमेंट्स करते हैं उनमें, पॉलिटिशियन पे कमेंट, कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। उसका पर्पस ये था कि पीछे सेट बन रहा है, मतलब। तो ये हुआ, कंपटीशन यहाँ पर इतना हुआ। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरे नाटक पहले हिंदी में होते थे, बाद में मेरे नाटक मराठी में और कोंकणी में ट्रांसलेट होने लगे और उसको ग्रुप करने लगे।
मैं एमेचर जो यहाँ पर जो ग्रुप है उनके साथ मैं बहुत नाटक करता हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो मैं फ्रीलांसर हूँ, गेस्ट हूँ। सो मैं अभी मेरा अपना एक ग्रुप भी है यहाँ पर, सूत्रधार हिंदी रंगमंच संस्था, अच्छा। जो ओनली हिंदी थिएटर जो है, क्योंकि गोवा तो हिंदी तो नहीं है, यहाँ का हिंदी भाषा नहीं है, हालांकि भाषाएं बहुत सारी, हिंदी बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बोली जाती है। तो मैं यहाँ पर हिंदी नाटकों का भी प्रचार करता हूँ। तो मेरे नाटक जब हिंदी में होते हैं तो उसको फिर मराठी में हुआ। मनोहर सिंह की लाइफ को मैंने लेकर एक लिखा था, महाप्रस्थान, और चूंकि वो मेरे मामिया ससुर हैं और आखिर के दिनों में उनको, क्योंकि मनोहर सिंह जी को जब हम देखते थे तो बहुत अपडेट देखते थे, वो जब एनएसडी में आते थे तो लोग वहाँ घबराते थे। अलका जी के थे ना शिष्य, सफाई एकदम सूटेड बूटेड में रहते थे। और जब अंत में उनको जब कैंसर हुआ और जब अंत देखा, हम मिलने गए, तो वो बोलते थे ऐसी हालत में मुझे देखा, और वो पलंग पे, मतलब वो कोमा में थे और अचानक अपने नाटकों के संवाद बोलने लग जाते थे, तुगलक के संवाद, है ना, जो उन्होंने नाटक किए उसके संवाद बोलने लग। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत लगा कि उनके ऊपर लिखना चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में, किस तरह से हिमाचल में, शिमला में उनकी लाइफ शुरू हुई, गाँव में, किस तरह से उन्होंने अपनी माँ से और दादी से फोक थिएटर थे के यहाँ पर आया, और बहुत लेट आए थे वो एनएसटी। तो उनकी लाइफ में मैंने महाप्रस्थान लिखा, जो कई नेशनल फेस्टिवल में गया, पिछली बार भारत भवन में गया था वो, हिमाचल में गया, और भी कहीं गया। और ये एक ऐसा नाटक की हमने प्रयोग किया कि एक दिन में अगर सुबह हम मराठी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेम एक्टर, वो सेम एक्टर शाम को हिंदी में परफॉर्म करते हैं, क्या बात। सेम एक्टर, है ना, भाषा बदल गई, डिजाइन सेम है, एक्टर सेम है, हमने दो दो भाषाओं में एक एक दिन में शो किए। तो लिखना, मैंने अभी एक बहुत अच्छा जो है वो मैंने लिखा, विश्व जो है अपना, क्या नाम है उनका, विश्वामित्र, ब्रिजेश जी का एक नाटक है। वैसे तो वो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं और वो कई राष्ट्रपतियों के वो सिक्योरिटी में रहे हैं, अब्दुल कलाम जी के उसमें थे, और अब्दुल कलाम जी की के डिस्कस करके उन्होंने ये उपन्यास लिखा। लेखक हैं, पेंटर हैं वो, ब्रजेश जी। विश्वामित्र जब मैंने पढ़ा उपन्यास, तो उन्होंने कहा था कि यार आप, और विश्वामित्र को उन्होंने कई भाषाओं में ट्रांसलेशन करवाया है ब्रजेश जी ने, है ना, अलग अलग भाषाओं में, उड़िया में, महाराष्ट्र, मतलब मराठी में, कोंकणी में, और कई भाषाओं में। तो जब मुझे उन्होंने कहा दिया ये, तो चूंकि हमारे मित्र भी थे, यहाँ पर आते रहते थे, पेंटर भी थे, जब उनको मालूम पड़ा कि मैं थिएटर करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो मैंने उनको पढ़ा। तो मुझे, क्योंकि उपन्यास का जो, ये आपका जो फ्रेम होता है, कैनवास होता है, बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े और इसमें इतनी घटाएं विश्व में, उसको समेटना, मतलब मुझे एक दो महीने तक पढ़ता रहा। फिर मैंने काम शुरू किया, एक साल मुझे लग गया, और मैंने इस नाटक को संस्कृत के स्ट्रक्चर में किया। ओके। हाँ, पूर्व रंग से लेके और प्रस्तावना से लेके मूल नाटक, उसको डाला। और विश्वामित्र जो है, वो जो करेक्टर है, वो आज की जो हमारी जो हमारे मोदी जी जो बात करते हैं वैसे ही है, सबका सुख, किसानों की बात करता है ना, वो बोलता है कि रावण जो है वो शत्रु है, उसको भी कैसे मिलाया जाए। उसमें जो अलग अलग करेक्टर उसमें जो आए, राम लास्ट में जो राम को बोलता है, राम राज्य की जो बात करी है इसने विश्वामित्र ने। और ये उपन्यास को कंट्रोवर्सी नहीं है, पूरा वेद और वो पढ़ के, और अब्दुल कलाम जी ने इसको पहली बार विमोचन किया था, आज तक उन्होंने कभी किया नहीं इस उपन्यास, बहुत बढ़िया। और वो बहुत खुश हुए थे, है ना, उपलब्ध है ये विश्वामित्र जी। उपन्यास। सो और
मुझे तो लगता है कि पूरा कंटेम्परेरी है ये सारा ना, आज के माहौल का ये है कि विश्वामित्र इतना विशाल बातें कर रहा है ना? एकता की बातें कर रहा है, जो नीचे के जो लोग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उठाया जाए। क्योंकि विश्वामित्र को हम जानते हैं कि मतलब एक तरह से वो जो है मेनका से मतलब प्रभावित होके और बस वहां तक ही ज्यादा फे हाँ। है ना? जी। मेनका मतलब उससे, लेकिन यहाँ जो और यहाँ पर जो है अलग-अलग जो किस तरह से राम ताड़का को पहली बार हत्या करते हैं ताड़के की, इनका बड़ा अफ़सोस भी होता है। ऐसे कई ड्रामेटिक सीन जो है, और ये नाटक 35 नाटकों में सबसे प्रथम आया, इसको अवार्ड मिला, बेस्ट अवार्ड। मैंने ही डायरेक्ट किया और मैंने इसको लिखा। इस बहुत बढ़िया। नाटक ने जो है, हाँ, और बहुत फ़ेमस हुआ ये नाटक, और विश्वामित्र जिन्होंने किया वो प्रोफ़ेसर है यहाँ पर, जी। दीपक अमोणकर। और हमने पूरा संस्कृत फ़ॉर्मेट से इस नाटक को लिखा। जी। मुझे लगता है कि विश्वामित्र जो है बिल्कुल कंटेम्परेरी जो है इसमें कैरेक्टर है सारे। मेरे लाइफ़ का सबसे बढ़िया जो नाटक मैंने जो डायरेक्ट किया है, जी। मेरी वाइफ़ जो है हर नाटकों की कोरियोग्राफ करती है। ओके। क्योंकि मेरे अधिकतर नाटक संस्कृत के होते हैं, क्लासिकल होते हैं, फ़ोक होते हैं। तो वो कोरियोग्राफ करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। सो उसके बाद अभी की जो स्थिति है, ये क्या करें हम? किस तरह के नाटक लिखें? किस तरह के नाटक करें हम? तो मैंने 2 बहुत इंटरेस्टिंग नाटक लिखे हैं। एक लिखा है मैंने अमीना आपा का रेडियो। अच्छा। हाँ, क्योंकि रेडियो बड़ा फ़ेमस है, अभी आपको देख रहा होगा। जी, बिल्कुल। रेडियो तो अभी हमारा साथी हो गया मतलब। जी। अमीना आपा का रेडियो, मैंने कहा यार कि क्या करें ऐसे गानों को लेके नाटक, और सोलो लिखा जाए, जिसको आप कमरे में बैठ के एक 10 लोगों के बीच में कहीं भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कुछ तो ऐसे ड्रामेटिक चीज़ क्या लें? तो मैंने 1940 से 1960 की घटनाएँ ली हैं इस नाटक। वो काल बड़ा मतलब उथल-पुथल का काल था भारत के लिए। जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही थी, गांधी जी आ गए थे, नेहरू जी आ गए थे, जिन्ना आ गए थे, पटेल आ गए थे, है ना? बहुत कुछ उथल-पुथल हो रहा था। उस समय के गाने भी बड़े प्रसिद्ध थे। 1940 से 1960 के गाने, तो मेरे इस नाटक में 70 साल के बाद वो आदमी लौट के आया है, और एक बहुत बड़ी हवेली का जो मालिक था, उनके उसके फादर कुक थे, खानसामा, है ना? ये हुँ। मुस्लिम परिवार, हुँ। और इस घर में इनका जो सबसे बड़ा लड़का था, वो जो शादी करके लेके आया था, उस वक़्त वो 5 साल का था लड़का, और जिससे शादी करके आया उसको संगीत में बहुत रुचि थी। अच्छा। महाभारत और रामायण की बातें करती थी, पढ़ के आई। जी। लेकिन चूँकि ये राजघराने के लोग थे, समय नहीं मिलता था, है ना? अंग्रेज़ों के मुलाज़िम थे ये लोग। इनके बड़े लड़के मतलब जो है वो आवारा थे। एक लड़की बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, बाद में अंग्रेज़ से शादी करके चली गई। तो कहीं न कहीं उसको जब वो देखता है पहली बार, तो उसको लगता है कि अरे! ये तो अप्सरा है, परी है ये तो, है ना? तो वो जैसे ही देखता है पहली बार जब शादी होके आ रही है लाल ड्रेस में, तो वो भागता है, पकड़ता है उसकी साड़ी को। तो सब लोग बहुत नाराज़ होते हैं, कौन है ये लड़का? क्या है? अरे! ये तो खानसामा का लौंडा है, यहाँ कैसे हुँ। आ गया? वो लड़की भी देखती है। तो कहीं न कहीं उनको वो लौट के आया है, और उस हवेली में उसको उसकी यादें आ रही हैं, और उन यादों को मैंने गाने में समेटा, और वो चाहती थी कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो, है ना? उसने बहुत एनकरेज किया। हुँ। इसके जो सारे लोग हैं, जो उसके जो फादर और मदर, वो सब माइग्रेट होके चले गए थे। अच्छा। ये नहीं बाज इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं, हिंदुस्तान मेरा देश है, मैं हिंदुस्तान के लिए हूँ, यही काम, मैं नहीं जाऊँगा। जी। लेकिन परिस्थितियाँ उसको ले गई, और वहाँ जाके वो जो है जासूसी के इल्ज़ाम में फँस गया, और उसको पूरी ज़िंदगी जेल में डाल दिया गया। और जब वो छूट के आया तो सारी ज़िंदगी बदल गई थी, सारे लोग बदल गए। वो हवेली खंडर हो गई थी।
लेकिन उसकी यादें आ रही हैं उससे। और वो जो अमीना जो है वो उसको याद करते करते खत्म हो गई, चली गई। तो बहुत ही सेंसिटिविटी लेके मैंने ये नाटक जी, लिखा है ना। बहुत इसका संजीदा शो है। हम करने वाले थे जी। 27 मार्च को। वर्ल्ड हुँ, थिएटर डे पे मैं अपने स्टूडेंट के साथ में ये शो करने वाला था। जी, मैंने अपने स्टूडेंट को दिखाया। एक्चुअली जब मैं कोई भी नाटक लिखता हूँ तो मैं स्टूडेंट के साथ में रिहर्सल करता हूँ। मुझे ऑडियंस जी, मिलती है, स्टूडेंट के जो कमेंट्स है जी, वो बहुत बड़े कमेंट्स होते हैं। मैं स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सारे नाटक व्यू फ्रॉम द ब्रिज में जी, मैं मेन रोल करता था अपने जी, स्टूडेंट के साथ, जी। है ना? सर, क्योंकि उनको यही मैं कहीं न एक कहीं चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने भी क्या अपने लिखे किसी नाटक में अभिनय किया है या कोई ख़ास किरदार ऐसा जो आपके लिए आज भी यादगार हो? मुझे व्यू फ्रॉम द ब्रिज जो मैंने एडॉप्ट किया था उसमें काम किया था मैंने। जी, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन अभी ये जो नाटक लिखा है उसमें मेन रोल मैं ही कर रहा हूँ, क्या बात! अमीना आपा के रेडियो में। और इसको 27 मार्च को करने वाले थे और इसके शो फिक्स हुए थे जयपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर, जोधपुर, जी, गुड़गाँव एक थिएटर होता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ। एवरीथिंग इज़ फिक्स एक्चुअली, सब कुछ हो गया था मेरे साथ क्योंकि इसमें 3 लोगों की टीम बनती है। एक जो म्यूज़िक कर रहे थे और एक जो लाइट है, और सब कुछ बदल गया अभी। जी, पर ये जैसे ही स्थितियाँ ठीक होंगी, जी। इसको ज़रूर करना है। दूसरा मैंने एक नाटक लिखा है बहुत ही सेंसिटिव, और वो है मिस्टर डिसूज़ा का ढाबा। अच्छा। मेरे पड़ोस में एक यहाँ पर आप कैथोलिक बहुत है यहाँ पर। बहुत हुँ, बड़े-बड़े ऑर्चर्ड है, बड़े-बड़े मकान है, पुर्तगीज़ मकान है। हुँ। लेकिन उनके लड़का-लड़की सब बाहर चले गए हैं और बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर रहते हैं। तो अच्छा, मेरे घर के पास ही हम आंटी बोलते हैं, 80 साल की होगी करीब, अकेली रहती है। बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है, लोग बाग आके काम करते हैं। और जब ये अचानक ये स्थिति देख रही है, मेरा नाटक शुरू होता है कि वो अकेली है और सब लोग चले गए हैं और वो याद कर रही है कि सब लोग चले गए मतलब। कौन चले गए? जो माइग्रेट यहाँ पर काम करते थे, वो अपने-अपने घर चले गए। और वो याद करती है कि पुर्तगीज़ के टाइम पे भी इसी तरह का लॉकडाउन होता था। पुर्तगीज़ के टाइम में 6 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। बहुत टॉर्चर किया है उन लोगों ने, है ना? 6 बजे के बाद निकल नहीं सकता था कोई, लेकिन वो बोलती है कि ये जो है लॉकडाउन अलग है। और वो जो देखती है कि किस तरह से देखते-देखते जो है उसके फादर पुर्तगीज़ के अगेंस्ट में क्रांतिकारी लोहिया के साथ में लड़े थे वो, उनको मार दिया गया था और ये बम्बई में पढ़ के आई थी। और इसने जो शादी की वो फुटबॉल प्लेयर था, क्योंकि यहाँ गोवा का फुटबॉल बहुत पॉपुलर हुँ, है ना? हुँ, तो यहाँ पर जब उसने देखा कि मतलब ये जो उसके धीरे-धीरे जो है गाँव में लोग आना शुरू हो गए हैं बाहर के लोग। यूपी से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, है ना? 1 आए, 2 आए, 10 आए, हज़ारों आ गए, लड़के आ गए, उनके बच्चे आ गए, बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया। इसके घर पे आते थे, काम करते थे, इसको अच्छा लगता था, चहल-पहल रहती थी। हुँ। जब अचानक देखती है कि ये सब जा रहे हैं, काम नहीं है ना? खाने को कुछ नहीं है, तो ये खाना बनाना शुरू करती है अपने। और चूँकि वो उसका खाना बहुत प्रसिद्ध था, उसको वो याद करती है कि मेरे बच्चे भी जो बाहर हैं, शायद वो भी इसी तरह से झेल रहे होंगे। अपने बच्चों को याद करके इन सब लोगों के लिए वो काम करती है। चूँकि उस पैसा है, ओरचर्ड है ना? वो मदद करती है, सरकार से मदद करती है, उनको बाहर भेजती है वो खाना। और सब लोग जो है उसका ढाबा मतलब मिसेज़ डिसूज़ा के ढाबे से मशहूर हो जाता क्या बात! है। वो कोई भी आएगा वहाँ पर खाएगा। जी, और वो इतना फ़ेमस हो जाता है कि ये सब माइग्रेंट चले गए हैं, तो कुछ 3-4 लोग उसको ढाबे को शुरू कर देते हैं और वो मतलब एक यूनिक हो जाता है ढाबा, जी, है ना? तो जी, इस तरह का वो नाटक सेंसिटिव नाटक मैंने लिखा है, ये फीमेल है इसमें। जी। कई मेरे एक ऐसी एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा सर आप मेल का लिखते हैं, हमारे लिए भी लिखो। हाँ, तो ये 2 नाटक है जो मैंने इस सिचुएशन को देख के लिखे हैं, सर, क्योंकि ये तो अभी हुई आपके लिखे नाटकों की बात। जहाँ इस हाँ वक़्त जी, आप कार्यरत हैं गोवा में, तो वहाँ जैसा कि हमें पता चला है कि कला में बहुत काम होता है और रंगमंच के क्षेत्र में भी आपने जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि काफ़ी काम बहुत, है, बहुत, काफ़ी लोग बहुत, हाँ, बहुत। का रुझान है।
तो ऐसा जो कहा जाता है कि रंगमंच के क्षेत्र में काम नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो उसके लिए शायद गोवा बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए गोवा एक ऐसा स्टेट है पहला जिसमें एजुकेशन में थिएटर इन एजुकेशन कंपल्सरी थिएटर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है आज से 4-5 साल पहले। जी। क्योंकि हमारे जितने भी पास आउट है वो सब टीचर लग गए हैं वहाँ पर। बहुत लड़ना पड़ा हमको, क्योंकि जिस भी हम प्रिंसिपल से बात करते थे जाके वो बोलता था अरे अच्छा वो एनुअल फंक्शन मतलब। हुँ। हमने कहा ये थिएटर एनुअल फंक्शन नहीं है। पहले तो हर प्रिंसिपल बात करता है अरे मैंने भी बहुत बड़े-बड़े नाटक किए वो सब है ना? तो हमने उनसे कहता था कि ये नाटक जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है। इससे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बहुत कन्विंस करना पड़ा। हुँ। फिर ये कहा ठीक है आपको हम रख लेंगे आपके ड्रामा टीचर को, वो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाएँगे। हमने कहा नहीं। सो हमने क्या किया कि एक स्कूल के अंडर में 4 स्कूल रखे और वो जो टीचर है पूरे वीक में इन पाँचों स्कूल्स को कवर करता है। ओके। ऐसे करके हमारे कोई 30-35 टीचर पूरे गोवा को कवर करते हैं। थिएटर इज़ ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। क्या बात! इससे फ़ायदा हमको ये हुआ कि हमें अभी स्टूडेंट मिलते हैं आगे। एक तो उनका डेवलपमेंट हुआ, हम फेस्टिवल करते हैं फिर उन सारे बच्चों का। तो हमें जो है हमारी जो फैकल्टी में जब पहले अभी ड्रामा स्कूल इतने साल बंद होने चलने के बाद में अभी ये साल बंद हो गया, लास्ट बैच था। क्योंकि हर एक को डिग्री चाहिए। तो फिर हमने काफ़ी फिर यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट एफिलिएट किया 2 साल पहले, 4 साल का डिग्री कोर्स। हुँ। क्योंकि हर एक को अभी लगता है कि उसके पेरेंट्स भी पूछते हैं कि अरे ड्रामा स्कूल में जाते हो? और अभी उनको लगता है ना कॉलेज में जाते है ना? ये एक है चीज़ है। तो यहाँ के जो लोग हैं और हमारे जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ इतने नाटक होते हैं। अब लाइट के लिए भी तो कोई चाहिए ना, लाइट डिज़ाइनर चाहिए, मेकअप डिज़ाइनर चाहिए, सेट डिज़ाइनर चाहिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसपे वो साल भर उनको जो है वो इनकम मिलती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर, उसके तो आर्टिस्ट सर्वाइव करते हैं मतलब स्टार कास्ट है, कार्ड लेके आते हैं वो अपने मतलब, है ना? दूसरा यहाँ पर जो अलग-अलग फेस्टिवल है, फ़िल्म फेस्टिवल जैसा आपको मालूम है इतने सालों से शुरू हुआ है यहाँ पर। जी, जी। तो अभी हमारे स्टूडेंट फ़िल्म बनाते हैं और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी फ़िल्में अभी बड़े-बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई हैं। तो फ़िल्मों का काम बहुत हो रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, शूटिंग बहुत होती है। सो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी जो पास आउट है और थिएटर से जो संबंधित लोग हैं, यहाँ उतना स्ट्रगल नहीं है। और यहाँ के गोवा में सबसे जो ये बात है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा है। आपको रात को 12 बजे भी लड़की अकेली निकल जाए कोई प्रॉब्लम। कोई भी लड़की को मतलब अगर नाटक में काम करती है तो कोई कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यूनिटी बहुत है यहाँ पर आज तक कभी भी मतलब हिंदू, मुस्लिम या इतने सारे क्रिश्चियन सब अपने-अपने जो है बहुत ट्रेडिशनली अपने-अपने चीज़ों को मानते हैं लेकिन जुड़े हैं एक-दूसरे से। बहुत ही यहाँ पर है ना, बहुत ही सद्भावना माहौल है यहाँ पर। जी। मनोहर पारिकर जैसे जो लोग थे, सीएम, ज़बरदस्त उनका कल्चर में जो उन्होंने काम किया है इतनी बड़ी स्कूल में। जी। और भी जो बड़े-बड़े यहाँ पर जो हुए हैं। सो गोवा का जो एक पूरा सिनेरियो है थिएटर का। अब टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है, ये तो आपको भी मालूम होगा। जी, जी, जी। रंगमंच का जो यहाँ पर जो है, सर, अभी हमारे थोड़ी बहुत देर सारे पहले आपने ज़िक्र किया था कि यहाँ पे टिकट नहीं मिलते हैं शोज़ के, ऐसे बुक हो जाते हैं सारे शोज़। तो जी हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? जो बाकी सब जगह अगर हम भारत में देखें, तो रंगमंच को अभी भी वो स्थान नहीं मिला है और लोग टिकट लेके देखना नहीं पसंद करते। बशर्ते कि पास मिल जाए या फ्री एंट्री हो, ऐसे देख लेंगे, लेकिन टिकट के लिए पैसे नहीं खर्च करते। तो उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर फ्री शो कभी नहीं है। क्या बात है! कोई भी यहाँ पर जो ऑडिटोरियम है जिसको जो बोलते हैं, उनके काउंटर में टिकट रख दिए जाते हैं, है ना? और जो मैंने आपको बताया कि थिएटर जो प्रोफेशनल कमर्शियल थिएटर है यहाँ का, जी, जी। 30-35 ग्रुप है उनके। उनके शो तो 1 महीने पहले से मतलब ना बुकिंग शुरू हो जाती है। हमको ऑडिटोरियम नहीं मिलता है। हम कला अकादमी में हैं, हमको नहीं मिलता है।
क्योंकि वो साल वर्ष पहले से उनके एजेंट जो है या दूसरे लोग बुक करा के रखते, हमें ढूंढना पड़ता है एक्चुअली। और खास तौर से सैटरडे संडे तो बिल्कुल नहीं मिलता है। सुबह 10 बजे एक शो होगा, 3 बजे एक शो होगा, एक 7 बजे शो, 3-3 शो होते हैं यहाँ। पहले 300 रुपए था, बढ़ते बढ़ते टिकट आज 900 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए हो गया टिकट। क्या बात है। हाउसफुल, ये त्यात्र है ये जो करते हैं। लेकिन जो दूसरे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंटल, मैं आपको बताना भूल गया, बहुत अच्छी बात शुरू की हमने पिछले 4-5 सालों से। हमने प्रयोग सांझ करके एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू किया है आर्ट एंड कल्चर के छोटे से ऑडिटोरियम में। हर सैटरडे मंथ के लास्ट सैटरडे में एक ग्रुप कोई भी आके एक्सपेरिमेंटल बिना ज्यादा ताम झाम के वो अपना नाटक करता है। उसको थोड़े बहुत है ना पैसे दिए जाते हैं, जो भी है 10, 15, 20 हजार रुपया। बहुत छोटे छोटे कार्य, एक्सपेरिमेंटल थिएटर जिसको बोलते हम्म। हैं। और अभी ऑडियंस, पहले हम ऐड देते थे, अभी ऑडियंस उस सैटरडे को अपने आप आने लगी है। 100 लोग वहां बैठते हैं। प्रयोग सांझ हर लैंग्वेज में उसमें होता है, और उसमें हिंदी के नाटक बहुत होते हैं। जी। क्योंकि अभी यहाँ हिंदी बहुत पॉपुलर हो रही है दीदी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी आदमी अभी मीडिया में काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि वो हिंदी, अब जैसे मैं तो बिल्कुल हिंदी पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, है ना। सो अब जैसे कॉलेज में जो है वो अपन लिटरेचर की क्लास भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, मराठी भी होती है। उनको साहित्य भी पढ़ाया जाता है अभी थिएटर में, जो कोर्स है, अभी नया जो कोर्स शुरू हुआ है थिएटर का, तो वो प्रयोग सांझ में हुआ है। दूसरा, यहाँ पर मेरी जो मिसेज पिछले 10 साल से काम कर रही है, वो एक नया थिएटर पे काम कर रही है, और वो है डांस एंड थेरेपी एज ए थेरेपी फॉर द डांस एंड थिएटर एज ए थेरेपी फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। क्या बात। पूरे गोवा में जो स्पेशल चिल्ड्रन के करीब 10-15 स्कूल्स हैं, अभी वो प्रोफेशनली उस तरह से काम नहीं करती, वो डेडिकेट होके, और वो सारे स्कूल में उनको डांस और थिएटर के थ्रू उन लोगों के साथ काम करती है। इसमें मेंटली रिटायर्ड है, डेफ है, फिजिकल मेंट, उन बच्चों के साथ में कहीं कहीं तो मतलब अभी अंधेर नगरी किया उन्होंने उस बच्चों के साथ। अच्छा। और उसमें कई ऐसे हैं जो मतलब है ना मेंटली 10 साल या 12 साल या 5 साल के, लेकिन रियली उनकी उम्र जो है वो करीब 40 साल है, 45 साल है, ऐसे होते हैं ना। जी जी। तो इस तरह का हम, उसकी पूरी की पूरी एक टीम है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ मीडिया है, यहाँ पर चैनल चलती है, मीडिया बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ का जो घुम्मट है, तबले की तरह होता है, मटके पे वो खाल, वो यहाँ का जो है स्टेट ना इंस्ट्रूमेंट है। कार्निवाल बहुत फेमस है, जैसा आपने देखा हो, कार्निवाल जो है वो होता है क्रिसमस में, बहुत प्रोग्राम होते हैं। आप क्रिसमस के टाइम पे आ जाओ तो मतलब गाँव गाँव में। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो शिगमो होता है। शिगमो जो है वो होली त्योहार है। अच्छा। हाँ, और उसमें गांव-गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है, बहुत ही डिग्निटाइव रूप में। हम्म। और यहाँ पर शिग्मो जो है, शिग्मो उत्सव उसको बोलते हैं, और उसमें भी वो झांकियाँ निकाली जाती है, माइथोलॉजिकल झांकियाँ। जिस तरह से कार्निवाल में झांकियाँ निकल जाती है, और वो शिग्मो में भी निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली साल भर यहाँ के लोग बड़े गाने, नाच, डांस इसमें बड़े मस्त रहते हैं, जी। है ना? ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन मतलब उस तरह से नहीं है, इसलिए कोई हमारा स्टूडेंट बाहर जाता भी नहीं है बॉम्बे, वहाँ जाके क्या करेगा? क्योंकि उसको हाँ। सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ पर उसको फिश मिलना चाहिए, फिश यहाँ की जो है, उसके जी बिना रह नहीं सकते। तो जी। क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि शांति है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन बहुत क्रिएटिव वर्क होता है। और जब आपके राज्य में आपको सब कुछ मिल रहा है, जी आपको मीडिया में भी काम मिल रहा है, आपको फ़िल्म भी मिल रही है, थिएटर मिल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि अपने स्टेट के लिए काम किया जाए, मुझे जी लगता है। जी। सर, ऐसे बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो रंगमंच से नए-नए जुड़े हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए? काम के प्रति कैसी अप्रोच होनी चाहिए
कैसे तैयारी करना चाहिए उसके बारे में भी कुछ बताएं। जरूर जरूर, ये चीज मैंने आज ही मैंने शेयर की है। आज मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट ईयर का आज वेलकम सेशन था जी। और जो फैकल्टी के लोग, जो हमारे प्रिंसिपल है, उन सबको इंट्रोडक्शन था ऑनलाइन। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो फर्स्ट ईयर में, मैंने कहा कि मुझे भी अपना फर्स्ट ईयर याद आ रहा है जब मैं एनएसडी में गया था। जी। तो बहुत ग्लैमर होता है, थोड़ा डर भी होता है, सीनियर होते हैं, नई-नई चीज़ें होती है, नए-नए बिल्डिंग होती है, नए-नए कपड़े मिल जाते हैं आपको पहनने के लिए। आपके जो है वो ऐसे कलीग्स होते हैं आपके साथ में जो अलग-अलग स्टेट से आते हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, है ना? तो शुरू में बड़े फैंटेसी मतलब में आप जीना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वो करो, लेकिन जो सीनियर हैं आपके, उनसे आप सीखो। और किताबें सबसे बेसिक जो चीज़ है, वो है आपका किताबें पढ़ना। पढ़ता नहीं है हमारा, पढ़ो, नाटक पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, इतने, क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं, है ना? तो मैंने उनसे यही कहा कि और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली आपको डिसिप्लिन करना है। आपको फालतू की आदतें नहीं डालना। ये 3 साल, 4 साल का जो जीवन है, फिर बाद में नहीं मिलता है। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, लर्निंग चलती रहती है। मैं क्या अपने बात। स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नया लाइफ है, सीखो, प्रैक्टिकल है ना? और नाट्य शास्त्र में 2000 साल पहले जो मुनि, भरत मुनि जी ने हमको जो बताया, ड्रामा स्कूल 2000 साल पहले शुरू हो गया था। आज हम स्टेनोवस्की की बात करते हैं, हम ब्रेख्ट की बात करते हैं, हम गडोस्की की बात करते हैं। अरे ये सब नाट्य शास्त्र के 36 अध्याय में बता दिया गया है ना? मैं उनको इसलिए कहता हूँ पढ़ो नाट्य शास्त्र, बेसिक है। आपकी मुद्रा है, किस तरह से एक्टर को डिग्निफाई होकर रहना चाहिए, डिसिप्लिन क्या है। सो आज क्योंकि आपने जो ये 3 साल 4 साल का कोर्स कर लिया, सिंसियरिटी से सीख गए, वो उम्र भर काम आएगा। स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में, इसमें जी। 2 राय नहीं। क्योंकि थिएटर में आज भी स्ट्रगल है, आज भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, डिवोशन है, विश्वास है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे फ़िल्म में जाओ, सीरियल में जाओ। और जी। आज तो फ़िल्म और सीरियल का तो इतना बड़ा मार्केट है, मतलब देखिए, हैं, टैलेंट की ज़रूरत है, टैलेंट। पर वो आपको जो है, अभी हमने देखा बहुत सारे हमारे, मैं उस तरह से नहीं, मैंने भी देखा है सब कुछ। हमारे स्टूडेंट जो है लास्ट में आते-आते बम्बई के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हुँ। हैं कि भई अब 1 साल रह गया है, 1 साल निकलेंगे, चलो अब कैसे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। वो सब कुछ, जो आपका थिएटर में जो बेसिक एजुकेशन दी गई है, उसको मत भूलो। देखिए आज बड़े-बड़े, अगर नसीर को देख लीजिए, आज भी थिएटर करते हैं वो, है ना? उसको मत भूलो, थिएटर को रेगुलर बनाओ। तो मैं तो यही कहता हूँ। और ये जो वही है ना, तुगलक का डायलॉग है, उमंग भरी उम्र है, सारे आलम को फतेह जी। करने के, ख्वाब देखने की उम्र है। जी। जी। तो ख्वाब भी देखो, उसको पूरा जी। भी करो। जी, यानी आपका कहने का तात्पर्य यही है कि मेहनत करो तो काम अपने आप बोलेगा, चाहे आप रंगमंच में काम करो, चाहे आप फ़िल्मों बिल में काम करो, आपको पहचान बिल्कुल। और ज़रूर मिलेगी। पहचान मिलेगी, और आपको ख्वाब देखना चाहिए, जी। पर उसको जो पूरा करने का भी आप में हौसला होना चाहिए। जी। थिएटर इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क, आप करोगे तो आपको मिलेगा। जी। स्टेनोस्की तो बोलता है ना, करोगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल। है जी। ना? सर, आपसे सो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और अब बात करते हुए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में भी पहुँच चुके हैं। संस्कृति हुँ, विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र जी। गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के लिए हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये ज़बरदस्त है। और निदेशक साहब ने जो कुछ ये शुरू किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ लखनऊ, ज़बरदस्त काम है। मतलब इस माहौल में इस तरह का काम करना, जोड़ना, है ना? एक कहीं न कहीं लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कमरे में बैठ के, मतलब जो है, कहीं न कहीं हम जुड़े हुए हैं, अपने रंगकर्म से जुड़े हैं, अपने साथियों से जुड़े हैं, अपने रंगकर्मी समाज से जुड़े हैं। और हम जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, लोगों को हम जो सुनते हैं, अलग-अलग देखते हैं, ये ज़बरदस्त जो काम
आपने शुरू किया है ना, भारतेंदु नाट्य अकादमी ने, पदाधिकारियों ने, डायरेक्टर साहब ने, बहुत ज़बरदस्त है साहब। और मेरी तो शुभकामनाएँ है कि ये काम जो है वो चलता रहना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आपका बहुत ही मतलब आई एम ग्रेटफुल एक्चुअली कि मुझे जो आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूँ अपने रंगकर्मियों को, अपने स्टूडेंट्स को। सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके बारे में जान सके, आपके काम के बारे में जान सके, और इतनी सारी विस्तृत रूप से आपने जो जानकारियां दी वो जरूर सभी को लाभ पहुंचाएंगी। आपने व्यस्त क्षणों में से हमारे लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और सब स्वस्थ रहें, अपना-अपना ध्यान रखें। जय रंगकर्म। जय रंगकर्म।